जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे यूपीएससी या एनडीए 02 2025 का फॉर्म हम फिलअप करें, क्योंकि पहले इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता, लेकिन इस बार यूपीएससी ने बड़ा खेल सा ही कर दिया है। कोई बच्चा पहली बार फॉर्म भरना चाहे तो मतलब कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इतनी ज़्यादा डिटेल और हर स्टेप पर ऐसी वेरिफिकेशन हो रही है कि आपको पूरी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली मैंने 80 स्लाइड्स यूज़ करी है यहाँ पर। आपको हर मैंने खुद का जो फॉर्म है वो फिलअप करके फिर चेक करा है पूरी पूरी स्टेप, तो आपको उसमें एरर के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताया जाऊँ वो वाला आपको स्टेप फॉलो करना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आप पहले से रेडी करके रखें, बीच में ही आपका जो फॉर्म है वो बचे, मतलब ऐसे बीच में रुक ना जाए, तो आप पहले से भर के रखें, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म जो फिलअप हम करेंगे वो कैसे फिलअप करेंगे। पहले अलग था, ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब जो बच्चे पिछली बार जिन्होंने ओटीआर किया था वो क्रेश डाउन है, वो हट गया है। जिन बच्चों ने पहले 2-3 बार यूपीएससी का एग्जाम दे रखा है, एनडी का एग्जाम दे रहा है, वो भी सब है ना झूठ माट वो मतलब हटा दिया गया है। अब आपको नए सिरे से, हर बच्चे को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन है कि आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दो, वहां पर आपकी ये वाली डिटेल ही मान्य होगी। एंड फिर से ध्यान रख लेना, करेक्शंस वैलिड नहीं है। गलती से भी कोई गलत इंफॉर्मेशन ना आप लोग भर दें, क्योंकि करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि हर स्टेप पर आपको दो दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि व्यू कर लो, ध्यान से देख लो। अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो गलती आपकी होती है फिर, ठीक है। करेक्शन विंडो वगैरह ओपन होने का कोई भी चांसेस नहीं है। आप एक बार में ही अपना जो फॉर्म है वो सही से फिलअप करवाओगे। सबसे पहली बात यह है कि आप जब सर्च करेंगे यूपीएससी पब्लिक सर्विस इस वाली साइट के ऊपर, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पहली बार में ये जो साइट आपको नजर आएगी, क्योंकि इस बार जो इंटरफेस दिया है वो अलग साइट वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई दी गई है। फॉर्म फिलअप करने के लिए अलग साइट प्रोवाइड करवा दी गई है, upsconline.nic.in। इस वाली साइट के ऊपर आप जाओगे तो आपके पास ऐसा एक प्रिंट आउट आपको मिलेगा, इस तरीका का वेब पेज आपका ओपन होगा। इस वेब पेज के अंदर ये वाला जो स्टेप है, आपको यहाँ पर आप देखो व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। अप्लाई फॉर अगर एग्जामिनेशन करते हो तो यहाँ से अप्लाई नहीं होगा आपका। पहले ये जो 3-4 स्टेप है, ये जो 3 स्टेप है वो आप कंप्लीट करके आओ, फिर जाके आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन करोगे। और वहां पर भी बहुत बड़ा खेल है, आप देखे जाओ, देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, फिर आपको बाकी आगे की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में हर चीज पर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना। तो चलो हमने पहले मान लो कि क्रिएट अकाउंट किया। सबसे पहला जो क्रिएट अकाउंट करते ही हमारे पास 4 चीजें आ रही है इंस्ट्रक्शंस। 2 चीजें वेरीफाई होगी, आपका ईमेल आईडी फोन नंबर दोनों वेरीफाई होगा, और फिर प्रोफाइल पासवर्ड आपका सेट रहेगा। यहां पर जैसे ही आपने प्रोसीड किया, प्रोसीड करते ही आगे आपको यहां पर सबसे पहला है ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करनी है। ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ईमेल आईडी अगर आप गलत फिल कर दोगे, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर आपका आगे का पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा काम होगा, तो आप वो अगर नहीं है तो बना के रखें। पासवर्ड उसका ध्यान रखिए, इन फ्यूचर आपको वही यूज करनी है एट द टाइम ऑफ एसएसबी, और आगे इन फ्यूचर प्रेफरेंस में जहां पर भी काम में आएगा। ईमेल आईडी डालिए। आप यहां पर देखो हर चीज का कंफर्मेशन है, हर चीज का 2-2 बार आपको फिलअप करनी पड़ेगी कि गलती की कोई गुंजाइश आपकी तरफ से भी नहीं रहे। दोनों बार अपनी ईमेल आईडी डालिए, एक बार कंफर्म कंफर्म करिए, कंफर्म डालने के बाद में कैप्चा डालिए, और कैप्चा के बाद में आपको यहां पर डिक्लेयर करके जब आप ओटीपी करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आ जाएगा। और फिर ईमेल आईडी आप यहां से जैसे ही आपने ये कैप्चा फिल करा, ओटीपी डाला, गेट ओटीपी कर दिया था आपने, ओटीपी आया, ओटीपी आपने फिल किया, फिल करने के बाद में आप आगे फोन नंबर वेरीफाई करने पे चले जाओगे। तीसरी स्टेप के अंदर आप पहुंच गए हैं, वेरीफाई फोन नंबर डालिए, यहां पर कंफर्म करिए, कंफर्म के बाद में कैप्चा डालिए, डिक्लेयर करिए, ओटीपी आएगा फोन नंबर पे, और फोन नंबर पर ओटीपी डालने के बाद में आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास है क्रिएट पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या है? ये वाले जो पासवर्ड है आपके, वो इस वाली साइट पर पहुंचने के लिए है, मतलब प्रोफाइल पासवर्ड से, ठीक है। आप ये प्रोफाइल पासवर्ड भी स्ट्रोंग सेट करिए, मतलब उसमें अपर केस लोअर केस है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबरिंग है ना, क्यों न्यूमेरिक, ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिखिए। पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करिए। सेट करने के बाद में आप यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड कर लीजिए। क्रिएट पासवर्ड करने के बाद में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ईमेल आईडी एंड आपका प्रोफाइल पासवर्ड, आपका फोन नंबर वो वेरीफाई हो चुका है। आप कंटिन्यू करिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, जहां से देखो 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ईमेल से भी रजिस्टर कर सकते हैं, और जो आपने
पासवर्ड सेट करा था उससे भी बना सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं। तो आप मोबाइल नंबर डालिए, ये कैप्चा डालिए, ओटीपी वापस सेंड करें और वापस ओटीपी अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं तो आप वहां पर लॉगिन कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है ना, क्रिएट अकाउंट, और फिर उसके बाद में लॉगिन हम करते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर जो ओटीपी आया उससे लॉगिन करें, वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बाद में आपके पास दूसरा मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ना हमारा, वो आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है जी। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में हमारे पास दूसरा ऐसा आएगा और चीजें इसके अंदर आ जाएगी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मैट्रिकुलेशन डिटेल वगैरह पूरी चीजें आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी सेट करी है वो ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर आ जाएगी कि इस ईमेल आईडी से आपका जो फॉर्म है मतलब लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद में आपको देखो जो जो डिटेल यहाँ पर फिल करनी है वो पहले से दे देगा। आप प्रोसीड करिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका जो भी एग्जाम इन फ्यूचर के आएंगे सब के अंदर यही आपका काम में आएगा। तो इसके अंदर आपके पास है कि आप यहाँ पर अपना जो नाम है वो सेट करिए। मैंने मेरे नाम से सेट करा तो वो वाला नाम आपका आ रहा है, पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नाम। फिर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बाद में आप आगे चलिए, यस करिए। यस करने के बाद में पूरा एज इट इज आपको ऐसा कैसा मिलेगा। फिर जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, पूरी इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पर आपको आएगा मार्क एंड रिव्यू। आप एक बार देख लेना ध्यान से, है ना, ये सारी चीजें जो दी जा रही है ना वो मिस्टेक से बचने के लिए है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके पास है। आगे जैसे ही आप चलोगे इसके अंदर तो आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, है ना, पेरेंट, जो सारी चीजें पूछने के बाद में आपको सबमिट करवा लेगा। सबमिट करना उसको। नाम आपको हमेशा वो ही फिल करना है जो 10th क्लास की मार्कशीट में है। ध्यान रखना, ये गलती ना करना। अगर नाम दूसरा लिख दोगे, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी। सबमिट आपने किया। सबमिट करने के बाद में अब आ जाओ, आपकी पहले बेसिक डिटेल ले ली, बेसिक के बाद में अब आ जाओ 10th क्लास की डिटेल डालिए। 10th क्लास की डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कहाँ से आपने 10th क्लास करी है, इंडिया से कर दो। और इंडिया से करने के बाद में आप आगे चलोगे। आगे चलोगे तो आपने कौन से वाले बोर्ड से करी है, बोर्ड सेलेक्ट करवा लेगा। ध्यान रखना यहाँ पे जब तक ये टिक ना आ जाए ना वो चीज़ गलत है आपकी। यहाँ पे टिक आएगा वही चीज वैलिड मानेगा, अदरवाइज तो वापस इसी विंडो के ऊपर फेंक देगा आपको। राजस्थान डाल दिया आपने, राजस्थान का बोर्ड कौन सा है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दिया। 10th क्लास के अंदर कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग, है ना, दो दो नंबर उसके अंदर मांगेगा। एक आपका मांगेगा एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन के लिए, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, एक रोल नंबर, दोनों आते हैं, लिखे हुए आते हैं। सीरियल नंबर मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ होता है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के तौर पे काम में लेंगे। और एक बोर्ड का नंबर भी लिखा हुआ था आपका रोल नंबर 10th क्लास वाला, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। कौन सी डेट को ये अवेलेबल हुई थी ये भी मार्कशीट में अवेलेबल है कि आपको 10th क्लास की मार्कशीट कौन से दिन मिली है, इश्यू कौन से दिन को हुई है, वही डालनी है आपको। डालने के बाद में आप देखो एक तरफ आपका आप फिल कर रहे हो, दूसरी तरफ इसका क्या है, कंफर्मेशन चल रहा है। बहुत बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। उसके बाद के अंदर आपने परसेंटेज वगैरह सारी चीजें आपको पूछा जाएगा कि मार्क्स कौन से थे, परसेंटेज में थे, सीजीपीए थे, है ना, केवीए से पास आउट हो, सारी चीजें पूछी जाएगी। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड के लिए भी बोला जाएगा कि आप अपना 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो आप अपलोड करिए। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो ये है, आप अपने 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में 50 केबी से 300 केबी के बीच में ही वो फाइल आपकी होनी चाहिए। और वो फाइल 50 से 30 के 300 केबी के बीच में होने के बाद में आपको उस फाइल का नाम बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट ही रखना है। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, मैंने करके देखा तो अपलोड नहीं हो रही थी। तो आपको उस पीडीएफ का नाम ये रखना पड़ेगा, यहां से कॉपी कर लेना, कॉपी करके और उस पीडीएफ को रीनेम कर देना, तब जाके ही वो यहाँ पे लेगा, अदरवाइज लेगा भी नहीं। ठीक है। तो अपलोड आप सर्टिफिकेट करिए। अपलोड सर्टिफिकेट करने के बाद में मेट्रिकुलेशन की डिटेल आपकी आपने जो फिल करी थी वो डिटेल आपकी यहाँ पे प्रिंटिंग के तौर पे आपकी अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल है और उसमें से देख लेना एक बार, कोई गलती से गलत चीज ना हो जाए, आपको फिर बोलेगा कि हाँ सही है आप लोग, तो आप सबमिट करिए। हर चीज पे कंफर्मेशन, हर चीज पे सबमिट है। ये करने के बाद में आप आगे चलोगे, आपसे मांगेगा आधार फोटो आईडी मांगेगा। आधार फोटो आईडी, आधार कार्ड को आपको वेरिफिकेशन के तौर पे लेगा। वेरिफिकेशन आप करोगे तो यहाँ पे बोला जाएगा सेलेक्ट आधार स्टेटस। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आधार का जो नंबर है आप वो नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए और आधार कार्ड आपका जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो आपके साथ होना चाहिए। ठीक है। अपने खुद का मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो पहले से लिंक करवा लियो उसको, पूरा वीडियो देख लो, फिर उसके बाद में फॉर्म भरना, फिर वीडियो देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आधार नंबर डालो और आपका ये कैप्चा कोड डालो
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके आधार नंबर से जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है वहां पर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जाने के बाद में आपकी ओटीपी जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपको पूरी आधार की डिटेल आपकी यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपका आधार में जो फोटो है वो आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे पूरी जैसे आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और यहाँ पर आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपको वही आधार वाली जो डिटेल है उसको आपको बड़े प्रिंटिंग के तौर पे दिखेगी। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में आपके पास नेक्स्ट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी कि आधार कार्ड में जो आपकी इंफॉर्मेशन है क्या आप चाहते हैं वो सही है, सही है, सही है, तो आप यहाँ पर करेंगे लॉक एंड सबमिट। पूरी डिटेल आपकी वो की वही है, यहाँ पर कोई फिल करने वाली चीज नहीं है, कोई फिल नहीं होगा, वही डेटा आपका आधार कार्ड से उठा लिया जाएगा, पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, तो लॉक करने के बाद में आपको पूछा जाएगा योर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, यूआरएन जिसको बोला जाता है ना। अब तक आपका जो अकाउंट था वो ईमेल आईडी और फोन नंबर से ही रजिस्टर्ड था, और अब आपका जो अकाउंट है उसके लिए अलग से आपको यूआरएन मिल गया है। ऐसा आपको एक यूआरएन मिल जाएगा जो इन फ्यूचर काम में आएगा जब आप लॉगिन वगैरह कहीं करोगे, ध्यान रख लेना यूआरएन। और ये जैसे ही आप ओके करोगे फोन पर एक मैसेज भी आएगा, नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको आगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है, उसके लिए पूरे इंस्ट्रक्शंस आपके अवेलेबल हैं। आपको पर्सनल प्रोफाइल आएगी, पेरेंट्स की प्रोफाइल आएगी, सोसाइटी कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी, एड्रेस, ये इतनी सारी जो डिटेल है आपको एक एक करके फिल करनी पड़ेगी, और सबके ऊपर अलग अलग से इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल है। ठीक है जी भाई। अच्छा, इसमें आपको ये भी दे रखा है कि जो जो चीजें आप फिल करेंगे उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई है डिसेबल, वैसे तो डिफेंस में कोई जरूरत नहीं होती, डिसेबल आगे है डिसेबल हो जाता है, तो अगर है तो आपके पास कोई बच्चा फॉर्म भरना ही चाहे तो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, पीडब्ल्यू रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ का जो फोटो है, और इन सब के लिए भी एक साइज दे रखी है। और वो जो नाम है, मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस नाम से ही वो फाइल आपकी सेव होनी चाहिए। आप यहाँ पे मतलब इसको कॉपी करके उस फाइल का वो ही नाम रखें, अदरवाइज लेगा ही नहीं। ठीक है, सिस्टम उसको उठाएगा ही नहीं, ध्यान रखना। तो ये करने के बाद में आप दूसरा कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीएफ जनरल गाइडलाइंस है ना, जो सारी चीजें दे रखी है, आप प्रोसीड करिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। आपका यूआरएन मिल गया है, फिर उसके बाद में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भरोगे उस टाइम पर आपको यहाँ पर पहले जो ईमेल आईडी, फोन नंबर शो हो रहे थे, आपको यूआरएन शो होना लग जाएगा, और यूआरएन के लिए मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। ठीक है भाइयों, जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद में आगे आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी आपसे, पर्सनल जी पूरी चीजें मांगी जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, पूरी की पूरी चीजें। जैसे जैसे आप एक एक फिल करोगे टिक लग जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा इनके ऊपर। पर्सनल डिटेल वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बस ध्यान से आपको भरना है। आपका नेशनलिटी, स्टेट और डेट ऑफ बर्थ का जो प्लेस है वो क्या है ना, पूरी चीजें ये आपको फिलअप करी जाएगी। आगे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही कहा हर स्टेप पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका ग्रीन टिक लग जाएगा तो वही इंफॉर्मेशन सिस्टम करेक्ट मानेगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएगा ही नहीं, विंडो आगे बढ़ेगी ही नहीं, ध्यान रखना। तो इंडिया करने के बाद में पूरी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दें। डिटेल फिल करने के बाद में आप इस पूरे को रिव्यू कर लें। जैसे मैंने पूरी डिटेल जो है वो मेरे से भर रखी है, तो आप यहाँ पे मार्क नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद में आपको देखो पर्सनल प्रोफाइल ही चल रही है अभी, और पर्सनल प्रोफाइल में जो आपने पूरी चीजें वहां पर भरी है वो पूरी आपको एक बार और शो होगी कि आप क्या करना चाहते हैं सही। तो प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीजें आप सही करिए, और वापस विंडो पूरी ओपन होने के बाद में आपके पास वापस एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, तो आप वापस सबमिट करिए। पूरी जो डिटेल है आपको जो आपने पहले फिलअप करी थी वो डिटेल आपकी एक अलग मतलब प्रिंटिंग फॉर्मेट में आपकी शो होगी, आप इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आपको बोला जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं। जी हाँ, ये पर्सनल प्रोफाइल जो है 1 नंबर का काम आपका हुआ है। आगे चलिए, आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद में आप जैसे ही आगे चलोगे तो दूसरा आपको माना जाएगा पेरेंट्स प्रोफाइल। देख लो, पहला करेक्ट हो गया, फिर पेरेंट्स प्रोफाइल मांगेगा। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पिताजी का ऑप्शन क्या है, वो कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, वर्तमान में कहाँ है ना, और ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। आप जैसे ही इसको नेक्स्ट कर देंगे, पूरी जो डिटेल है वो फिलअप करने के बाद में जैसे ही दोनों माताजी की पिताजी की दोनों की डिटेल फिल करने के बाद में वापस आपके पास प्रिंटिंग एक फॉर्म टाइप का आपको शो होगा। उसको आप अगर गलत हो गया है तो बेक करके सही कर सकते हो आप। अगर कहीं
यहाँ पर आने के बाद में पूछेगा सही है सेव कर दूं, तो आप उसको बोल देंगे हाँ जी हमारी तरफ से सही है, आप सही कर दीजिए। चलो वो भी आपकी डिटेल नेक्स्ट फॉर्मेट में चलेगी। तीसरा आपका आएगा सोशल कैटेगरी प्रोफाइल आएगा, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कम्युनिटी से हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, है ना, जो है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और फिल अगर आप करते हैं तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर आपको देखो ये वाला जो केस है बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, है ना, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, इसके लिए अगर आप इसके अंदर यस ना नो करते हैं, जैसे मान लो कि आपने यस कर दिया तब तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन नो अगर आपने कर दिया तो आपको और एडिशनल इसके रिगार्डिंग जो डिटेल है वो भी आपसे मांगी जाएगी। आप पूरी डिटेल फिल करने के बाद में इन्फॉर्म पे इस पे टिक करने के बाद में आप इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास ये आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, यस या नो, नो अगर आपने फिल किया है, अगर आपने नो फिल किया है तो ये डिटेल मैंने अभी आपको कहा था वो सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। और अगर आपने यस किया है तो आपको डिटेल नहीं मांगी जाएगी। अगर आपने इतना काम कर दिया है तो आपसे बोला जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो अपलोड करिए। और कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी देखो आपको यहाँ पे दे रखा है पूरी जो पीडीएफ है वो आपकी 50 से लेकर आपकी 300 KB के बीच में ही होनी चाहिए। और फाइल का नाम भी सबके लिए होना चाहिए, कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ये आपका नाम होना चाहिए फाइल का, तभी सिस्टम उसको लेगा, अदरवाइज लेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहां पर अपलोड कर दीजिए, पहले से सारी चीजें करके रखें, फिर उसी के बाद में फॉर्म आपका फिलअप करिए। यहां पर आप डिजी लॉकर अगर आपके पास नहीं है तो डिजी लॉकर से भी उठा सकते हैं। अभी शायद बच्चे डिजी लॉकर के बारे में उतना अवेयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में आप उसको, अच्छा कुछ डिटेल आपकी और मांगी जाएगी, पेरेंट्स की डिटेल मांगी जाएगी, है ना, पैन कार्ड है क्या, है ना, आधार कार्ड, आधार नंबर, ये सारी चीजें मांगी जाएगी। ये पूरी फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपकी 2 प्रोफाइल आपकी सेट हो चुकी है, 3 प्रोफाइल आपकी सेट हो चुकी है। इसके अंदर भी आपको बोला जाएगा सही है क्या तो आप सबमिट क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपको डिसेबिलिटी, अब डिसेबिलिटी तो आई थिंक नो ही है, तो नो पे आप क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद में डिसेबिलिटी प्रोफाइल आएगा, सबमिट, क्या सही है क्या जो आपने फिल करा है। मैं कह रहा हूं एक बार आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही डिटेल फिल करके सबमिट आपको करेंगे, फिर उसके बाद में आपको प्रिंटिंग टाइप का एक ऐसा फॉर्म शो होगा, आप उसको अगर नेक्स्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, तो हर स्टेप के ऊपर कंफर्मेशन चल रहा है। एड्रेस के लिए एड्रेस वगैरह जो आपकी चीजें हैं, एड्रेस, हाउस का नंबर, है ना। अच्छा इसमें भी जो आप विलेज का नाम वगैरह भरते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मेरे टाउन का नाम है किशनगढ़ रेनवाल, तो किशनगढ़ मैंने डॉट लगा दिया तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, डॉट वगैरह आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ये आप वहां पे एरिया का पिन कोड भर दीजिए, आपके आसपास में कोई पोस्ट ऑफिस है अपने गाँव का, आप उसका नाम रख दीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देख लो, ये KI के साथ में मैंने डॉट लगा दिया था तो यहाँ पे ब्लू टिक, ये ग्रीन टिक नहीं आ रहा था। जब तक टिक नहीं आएगा आप इसी विंडो के अंदर फंसे रहेंगे, तो ये पूरे करेक्ट होंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं, आगे आपको एड्रेस का वेरिफिकेशन मांगेगा, है कि आपका एड्रेस क्या है। ये एड्रेस फिलअप करने के बाद में आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा सबका एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस, पिताजी का एड्रेस, माताजी का एड्रेस, सबका एड्रेस आपका पूछेगा। हाँ पिताजी का एड्रेस बनने के बाद में माताजी के एड्रेस में आपको पूछा जाएगा क्या पिताजी का एड्रेस सेम एज इट इज है एज ए माताजी वाला, तो आप अगर इसको यस कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। अब ये जो पिताजी वाली इन्फॉर्मेशन है वो ही आगे आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट होने के बाद में आपको वापस पूछा जाएगा माताजी की, आपकी, पिताजी की, सबकी जो डिटेल आपने फिल करी है वो क्या करेक्ट है, तो आप कर देंगे जी हाँ, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में देखो आपके पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ग्रीन टिक के साथ में आ चुकी है। और अब जो आपके पास बची है वो 3 इन्फॉर्मेशन और है। एजुकेशनल प्रोफाइल, आप जैसे ही यहाँ पे चलोगे तो आपको 10th क्लास का, 12th क्लास का है, 10th क्लास की आपको सर्टिफिकेट का पहले भरवा लिया था, लेकिन यहाँ पर उन बच्चों के लिए है जो बच्चा 12th अपीयरिंग के साथ में दे रहा है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट हुई है, इंडिया है। फिर उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन का लेवल, आप कौन से बेसिस पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे सीनियर सेकेंडरी। अब सीनियर सेकेंडरी के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12th अपीयरिंग है या फिर आप पास कर चुके हो। तो 12th क्लास में जो बच्चे हैं वो अपीयरिंग वाले पे क्लिक
क्लिक करेंगे। जो बच्चा 12th पास कर चुका है वो पास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। फिर आपसे क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट पूछ लेगा, कहाँ से है, राजस्थान से, हरियाणा से, कहाँ से हो वो भर दीजिए। आपका बोर्ड कौन सा है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह के भी नाम आएंगे। जैसे मैंने राजस्थान फिल किया था तो राजस्थान का बोर्ड है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो वो यहाँ पर आपका शो हो जाता है। स्कूल का नाम इसमें कोई करेक्शन नहीं है, आप विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखो या विकास पब्लिक स्कूल लिखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपकी, ठीक है जी। लेकिन फिर भी जो आपकी स्कूल का नाम है, जो आपकी 10th और कोई मार्कशीट वगैरह में कहीं लिखा हुआ है, आप वही भरिए। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ब्रांच, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं। जैसे सब्जेक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस आता है आपका, आप अगर फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश है तो कोमा लगा के, फिजिक्स मैथ्स एंड आपका केमिस्ट्री है तो पूरे पूरे सब्जेक्ट का सही नाम और कोमा लगा के लिख देंगे। आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका कौन कौन सा है ना, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह जो होता है, अलग अलग कोमा लगा के आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में आपको रोल नंबर पूछा जाएगा। अगर आप अपीयरिंग लिखते हो यहाँ पे तो रोल नंबर आपका नहीं आएगा, आप पास्ट लिखते हो तो रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा और डिटेल मांगनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर आप मीडियम भर दोगे, हिंदी या इंग्लिश कौन से मीडियम से हो, आप सही सही डिटेल इसका फिल कर दें, ठीक है। तो ये भरने के बाद में यहाँ पर एक तो एड का ऑप्शन है और एक आपके पास प्रियो एक नेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आप ऐड कर दोगे तो यही डिटेल आपसे वापस मांग लेगा, ध्यान रखना ऐड नहीं करना। अच्छा, इसमें एक और चीज आपसे पूछी जाएगी, देखो ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर फिट कर रखा है, मैथ्स कोमा फिजिक्स कोमा केमिस्ट्री, और जैसे ही ग्रीन टिक आ गया वही इंफॉर्मेशन आपकी वैलिड है, सही है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको बोला जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको स्कूल आपने कौन सी डेट को ज्वाइन करा वो डेट आपकी मांगी जाती है। अच्छा, जो बच्चा 12th अपीयरिंग है वो बच्चे के लिए एक अलग से इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर्म में चेंजेस हैं। उस बच्चे के लिए बोला गया है कि आप अपना 12th का जो पासिंग है वो आपका 10 मई से पहले पहले आप 10 मई से पहले पहले सबमिट कर देंगे कि आपने 12th में हो, 10 मई या 10 जून आई थिंक, है ना, ऐसा है। तो आप यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो तो आप कभी भी कर दो, लेकिन यहां पर आप अगर 12th अपीयरिंग है तो आप ध्यान रखना 10 मई से पहले या 10 जून से पहले एक बार फॉर्म में और देख लेना, वो डेट आप यहां पर फिल करोगे, ठीक है। 12th अपीयरिंग और 12th पास वाले बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 10/5/2000 वहां पे 23 कर दीजिए, यहाँ पे 10/5 आप 2026 कर दो, या नहीं भी फिल करोगे, लेकिन ध्यान रखना ब्लू टिक आएगा तो ही आगे बढ़ेगा, तो कोई भी डेट आप डाल दीजिए कि हाँ इस वाली डेट को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद में आप रिव्यू एंड नेक्स्ट वगैरह पे करिए, और यहाँ पे जब आप करोगे तो आपकी डिटेल यहाँ से आपकी आ जाएगी कि क्या मैं एक्शन ले सकता हूं, आगे बढ़ जाऊं, तो आप कर देंगे जी हाँ सबमिट, और सबमिट है तो आप आगे बढ़ जाओगे। एम्प्लॉयमेंट, अभी आप बेरोजगार हैं तो नो पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, जब आप एम्प्लॉई है ही नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ पे शो करोगे, नो। अच्छा, इसके अंदर एनडी वाला जो बच्चा है वो तो ऐसा भर सकता है, नो भरेगा, लेकिन अगर कोई सीडीएस का बच्चा है कि कहीं अगर जॉब करी है तो मेरे हिसाब से आप उसको नो ही कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा है तो डिटेल आपको यहाँ पर वापस फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप फिर से नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल क्या सही है, सबमिट है तो आप सबमिट है, मतलब हर चीज के बाद में आपको ऐसा फॉर्म आपको नजर आ जाएगा, सबमिट आप करिए। सबमिट करने के बाद में आपसे पूछेगा अचीवमेंट है आपके जिंदगी में कोई, तो अगर आपके पास यस है तो आगे डिटेल आपसे मांगेगा, मैंने नो कर दिया था, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पूछेगा कि कभी आपने पहले जिंदगी में कहीं पहले यूपीएससी एग्जाम दिया है तो यस करिए, यस करोगे तो आपसे डिटेल मांग लेगा, नो कर दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं दिया है तो आप आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद में आप इसको क्या कर दोगे, नेक्स्ट करिए, और यहाँ पर आपको और कोई हैव यू एवर बीन, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, आगे आपको यहाँ पर जैसे ही आप करोगे सेव, वापस आपके पास फॉर्म टाइप का शो होगा, सही है, हाँ जी सही है, तो इसका मतलब आप सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको बोला जाएगा पासपोर्ट साइज फोटो के लिए, और भाई फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए अलग से डिटेल आपको यहाँ पर अवेलेबल है, देखना ध्यान से, बड़ा खेल है। पहली बात तो आपका जो फाइल है वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है
वो आपका जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। फाइल नेम का जो नाम है, फाइल का जो नाम है वो फोटो के नाम से ही होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा मुकेश है तो मैंने मुकेश के नाम से सेव कर रहा है मुकेश फोटो, तो सिस्टम उसको लेगा ही नहीं, फोटो के नाम से ही आपका सेव होना चाहिए। और ये जो दे रखा है ना इस बार अलग सा क्राइटेरिया, ये बहुत बढ़िया है। एक बार सेट करने के बाद में रिजेक्शन का कोई चांस नहीं बचता। चलो ठीक है, आपने ये पूरी चीज पढ़ ली और इसके अंदर ही सिग्नेचर में भी ऐसा का ऐसा ही है। आप जैसे ही फोटो आपके पास बनी हुई है आप अपलोड फोटो पे क्लिक करके फोटो उठा लोगे, लेकिन मैं पहले फोटो के रिगार्डिंग आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूं। ऐसी ऐसी फोटो रिजेक्ट करी दी जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप देख लो, केवल इस टाइप की जो फोटो है वो ही आपकी एक्सेप्ट करी जाएगी। इसके अलावा आपने ऐसी एक्स्ट्रा कलर अगर डाल रखा है ना, कई फिल्टर लगाते हैं ना, तो वो नहीं चलेगा। TOD क्लोज मतलब बिल्कुल मोबाइल के पास में खड़ा होकर फोटो खिंचवा ली, वो नहीं चलेगा। विथ हेट और केप टोपी के साथ में नहीं चलेगा। ब्लर्ड इमेज बिल्कुल नहीं चलेगा, ब्लर भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला जो फोटो है ब्लर इमेज 2 है, ब्लर इमेज 3 है और इन्वर्टेड है, उल्टी फोटो ना चलेगी जी, है ना। तो ये आप देख लो, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर का सा है तो फोटो ये आपकी बिल्कुल छोटी फोटो है। आप दूसरी तरफ देख रहे हो, कई बार बच्चे शादी में जाते हैं चश्मा लगा के सलमान खान बन के जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, नहीं मैं तो ये वाला फोटो ही रखूंगा। नहीं भाई, वो वाली फोटो नहीं चलेगी अब, है ना। तो ये सारे फोटो के इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये फोटो देखो रिजेक्टेड एक्सेप्टेड किस किस केस में दे रखी है, क्यों क्यों आपका पहले क्या है कि ये बाद में आता था, फॉर्म फिलअप करने के बाद में कभी नोटिफिकेशन आता था कि भाई आपकी फोटो की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। अब वो फोटो सिस्टम लेगा ही नहीं, पहली बात फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्यों रिजेक्ट हुआ है, फेस कवरेज इज लेस देन 3/4, मतलब फेस का जो कवरेज है वो 3/4 से लेस है, इस वजह से, है ना। ऐसा ये सारी चीजें आपको दे रखी है। दूसरी तरफ फोटो खिंचवा रखा है आपने, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा जी, इसके लिए आपको दिया जाएगा कि क्या करना चाहिए, सही फोटो आए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें दे रखी है ना। ये एक बार आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद में सिग्नेचर के अंदर आइए। सिग्नेचर के अंदर इस तरीके का जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने कोई कलर्ड पेज पे कर रखा है, एक्स्ट्रा कलर कर रखा है, बिल्कुल पास में से खींचा है, ब्लर आ रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो दूर से खींचा है ना, ब्लैक हो रहा है, उस केस में आपका सिग्नेचर वाला जो फोटो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, ये सारे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप सिग्नेचर करिए। कई बार बच्चे रेड पेन से सिग्नेचर कर देते हैं और वो फिल करने की कोशिश करते हैं, फिर आपका फिलअप नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो वो है सिग्नेचर है वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और इतने पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है जी, चलो भाइयों, इतना करने के बाद में फोटो आपने अपलोड कर दिया, ये सारी चीजें कर दी, उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो विंडो आपकी ओपन होगी कि वो है आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया। उसके अंदर आपको जो दूसरी विंडो ओपन होगी उसके लिए आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको हर डिटेल को एक बार व्यू करने का ऑप्शन है, आप उसको व्यू करिए। व्यू करने के बाद में जैसे ही पूरी डिटेल को व्यू कर दोगे तो उसके ऊपर एक आपका एरो मार्क करके साइन आ जाएगा, इस तरीके से राइट मार्क आएगा तो ही आपकी चीजें आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक लॉक का ऑप्शन में मिल जाता है कि जो प्रोफाइल आपने फिल करी है क्या वो लॉक कर दी जाए, तो आप कर देंगे जी हाँ, आगे बढ़ जाओ, लॉक कर दो। लॉक करने के बाद में आपको आगे जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है वो इन्फॉर्मेशन ये पूछी जाएगी कि सेलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल पूछा जाएगा। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उतनी अगर आपने भर दी, आप सैनिक स्कूल से हैं, मिलिट्री स्कूल से हैं, वो आप भर दीजिए। ये सारी चीजें आप यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में आपको प्रेफरेंस लेवल पूछा जाएगा कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी में से किसकी प्रेफरेंस चाहते हैं, तो इस पे नंबर आपको लिखना होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स आते हैं तो 1 नंबर लगा दो, इसको 2 नंबर लगा दो, इसको 3 नंबर लगा दो, इसको 4 नंबर। ठीक है, वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी, दिख जाएगा, ब्लू टिक आपका, ग्रीन टिक उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। आगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है और कोई दूसरा मोड नहीं है। और फिर आपको एक सेंटर लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको सेंटर कौन सा लेना है। अपना नियरेस्ट जो सेंटर है वो आप चूज करें। कहीं आप बाहर कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके आसपास वाला सेंटर लेने की कोशिश करें जहां से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी क्योंकि इस बार कॉम्प्लिकेशंस वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट
डाउट अगर बचता है तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताना कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कोई बच्चे की फॉर्म में कुछ अगर कहीं मिस्टेक आ रही है तो वो नेट कनेक्शन की वजह से भी कई बार आ जाती है। कई बार OTP नहीं आता है, तो बेटा मेल ID थोड़ा सा बार बार उसको परेशान ना करें। कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से आपका जो OTP है वो टाइमली आपको अवेलेबल नहीं हो पाता। शाम के टाइम या सुबह अर्ली मॉर्निंग आप इस फॉर्म को फिलअप करें, जिससे कि आपकी मतलब सर्वर ज़्यादा बिजी नहीं रहता, सर्वर पे लोड नहीं होता, तो सारी चीज़ें आपकी सिस्टमेटिक हो सके। ठीक है जी। और बाकी की इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपकी तैयारी करने का तो खैर मूड होगा ही होगा। और हमारी टीम कैडेट्स आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टीम है, और वो बेहतरीन टीम के साथ में एक ऑफिसर बैच है। हमारा ऑफिसर बैच है कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको एक बेच नजर आएगा ऑफिसर बेच। उस ऑफिसर बेच को आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ये वाला जो बेच है वो आपको अब 3 सेगमेंट में हो चुका है। अगर आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो इस बेच का एनरोलमेंट चार्जेस है 2499 है। और अगर आपको केवल मैथ्स पढ़ना है, या केवल आपको इंग्लिश पढ़नी है, या फिर केवल आपको GK GS वाला जो पोर्शन है वो कवर करना है, आप इंडिविजुअल जो कोर्स है वो भी ले सकते हैं। 849 के 3 कोर्स में ये डिवाइड आपका हो चुका है। बाकी अगर आपको कहीं पर और कोई दिक्कत आती है कि सर बेच एनरोल नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, तो आप ये नंबर है 9511565573, इस वाले नंबर पर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आ रही होगी, हमसे कोई बनेगी आप लोगों के लिए हेल्प, तो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो आज की वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट आपका होना चाहिए, क्या फॉर्म आपने फिलअप कर दिया है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से बताइए। हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।